नाज़रीन इकराम आदाब, मैं हूं अली सरदार जाफरी और आप देख रहे हैं RTV डिजिटल का स्पेशल प्रोग्राम। आज की जो पेशकश है वो सिर्फ खबर नहीं कही जाएगी, बल्कि यूं कहा जाए कि मिडिल ईस्ट की बदलती हुई तस्वीर और उससे जुड़ी हुई सियासत और जंग के मनाज़िर, ये सब कुछ तब्दीलियां होती नजर आएंगी आपको आज की पेशकश में। इसराइल की जंग की जो मुनादी हुई है वो अलग। ईरान अपनी जगह मंडराते हुए बादल ज़रूर देख रहा है, लेकिन अपनी तैयारी में पूरी तरह चुस्त दुरुस्त सामने खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे अमेरिका की मदाखलत और साथ में इसराइल का साथ देते हुए उसकी खुली हुई वार्निंग्स, चेतावनियाँ ईरान के लिए ख़ास हैं। और तीसरी तरफ अगर आप एक निगाह और करें तो गाज़ा के लिए फ्लोटिला एक बार फिर मैदान में, और ग्लोबल फ्लोटिला जो एक ज़माने में अपने रसदों को या यूँ कहा जाए कि खाने पीने की अशिया और ऐसी चीज़ें, दवाइयाँ वो लेकर के पहुँचे थे, और पूरा आप लोगों के सामने वो नज़ारा जहनों में कहीं ना कहीं किसी गोशे में होगा। फ्लोटिला एक बार फिर मैदान में दाखिल हुआ है और मिस्र से उसने इजाज़त मांगी है कि हमारे पास कुछ हमको फिर वक्त दिया जाए और हमारे पास जो भी अशिया है हम गाज़ा के लोगों के लिए पहुँचा सकें। बहरहाल इन्हीं तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज स्पेशल प्रोग्राम हमने रखा है आपके लिए RTV डिजिटल पर। और आज जो बात करेंगे वो सेगमेंट वाइज करेंगे, अलग अलग तज्ज़िये के साथ, अपनी सोच के साथ। बहरहाल सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि हम चले अगर ईरान की तरफ रुख करें, इसराइल की तरफ रुख करें, अमेरिका की तरफ रुख करें, मिडिल ईस्ट में होने वाला जो सबसे बड़ा इस वक्त चर्चा का विषय कहा जाए बना हुआ है, तो ये एक बेहद ख़ास और अहम खबर के मुताबिक इसराइल के कैबिनेट ने एक जंग की तैयारी शुरू कर दी है, और उसने इसको ऑपरेशन, एक ऐसा ऑपरेशन का नाम दिया है जो उसकी सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ है, यानी कि बाकायदा मिलिट्री ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है। और उसका आयरन स्पिरिट यानी कि ऑपरेशन आयरन स्पिरिट नाम रखा हुआ है, क्योंकि आने वाले वक्त में एक बहुत ही बड़ा कुछ चेंज होने वाला है। अभी ये तो नहीं पता कि ऊँट किस करवट बैठेगा, शाह किसको या मात किसको, ये तो एक खेल है। और ये ईरान के साथ वेनेजुला के बाद का हिस्सा सामने आया है। बहरहाल देखना ये होगा कि इजराइल और अमेरिका ये मिलके करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अब तक तो बैलिस्टिक मिसाइल पर भी जोर नहीं था, और अब ईरान की बनने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पर भी इजराइल ने रोक लगाने तक की बात कहती है कि वो नहीं चाहता कि बैलिस्टिक मिसाइल ईरान बनाए। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता है कि इन तमाम मौज़ूआत पे अगर गौर करिएगा तो वेनेजुला के बाद ईरान पे जो इनका अब पलटवार शुरू हो रहा है, पलटवार तो नहीं कहा जाएगा बल्कि एक तरह का वार शुरू करने की बात हो रही है, क्योंकि इसके पहले भी ईरान में जो प्रोटेस्टर्स खड़े थे उनके बारे में जब पता लगाया गया, ईरान ने पूरी तरह पता किया, तो पता चलता है कि ये फंड करे हुए फंडेड क्राउड इकट्ठा किया गया और उसके ऊपर ये पूरा निज़ाम बनाया गया। क्या इसराइल डर गया उन 12 दिनों वाली जंग से, उसके रिजल्ट से, उसके नतीजे से? क्योंकि नासिन हम आपको बताते चले, इस बात पे आप भी गौर मतलब थोड़ा सा गौर करिएगा, क्योंकि इसलिए सबसे बड़ा मसला सामने आया है, क्योंकि 12 दिन की जंग में इसराइल का नुकसान ये नहीं हुआ कि उसको माली नुकसानात हुए, सिर्फ और सिर्फ माली नुकसानात की बात नहीं है, उसकी अपनी साख ख़त्म हो गई। जो आयरन डोर्स की बात करता था कि हमारे पास ये हथियार हैं और हमसे लोग लें और इस तरह से हमारा बिजनेस चले, वो इम्पैक्ट ईरान ने पूरी तरह ख़त्म किया था। अब यहाँ पे मौजू ये आता है कि दो लोग यानी कि नेतन्याहू और अमेरिका के ट्रंप दोनों की मुलाकात के बाद की फैसला सामने आया कि मंजूरी दे दी गई, यानी कि जंग की ऑपरेशन स्ट्राइक की बात हो गई है, क्योंकि वहाँ पे अब अपनी अपनी मिसाइलें ईरान ने भी तैनात कर दी हैं, ड्रिल चालू हो चुकी हैं। वहाँ पे मीटिंग के बाद जंग की तैयारी की बात हो गई। इसराइल अब ईरान के खिलाफ खुल के बोलने लगा है। उसने कहा कि जो भी मिलिट्री एक्शंस है वो पूरी तरह से लिए जाएंगे, यानी कि सिर्फ ये धमकी नहीं कही जाएगी बल्कि इसको बाकायदा प्लानिंग कही जाएगी, बाकायदा प्लानिंग कही जाएगी इसको,
یا یہ کہا جائے گا کہ ٹائم کے اوپر بنایا ہوا پلان پورا تیار کیا گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے سے. وینزویلا تو بیچ میں ایک ٹریلر کہا جائے یا دنیا کی نگاہوں میں دھول جھونکنے کا کام ہے. سامنے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کی تمام چیزیں بالکل شفاف سامنے نظر آئیں گی کہ کس طرح سے یہ پورا پروگرام بنایا گیا. اور یہ پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ایران والا مسئلہ سامنے رکھ دیا گیا، بلکہ یہ سیگمنٹ وائز اگر بات کریں دوسری طرف کہ وار گیم بھی شروع ہو گیا، ایکسرسائزز شروع ہو گئیں. آج حالات یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہیں. آرمی الرٹ جو ہونے چاہیے تھے، میسیجز پوری طرح سے پاس آن ہو چکے ہیں، میسیجز پوری طرح سے پاس آن ہو چکے ہیں، اور ساتھ میں اسرائیل میں وار گیم اور ایکسرسائزز جو ہونی تھی وہ کمپلیٹلی شروع کر دی گئی ہیں. ادھر IRGC نے بھی، یعنی کہ ایران کے جو ریولیوشنری کارپ ہے، اس نے بھی اپنا یہ کام شروع کیا ہے. اور پوری طرح سے ایران نے ابھی 2 دن پہلے بھی یہ بات کہی تھی جب ان کو یہ کہا گیا کہ تمہارے ہار کا بالکل سامنا تم کو کرنا پڑے گا اور بٹن ہمارے ہاتھ میں. تو ایران نے بھی جواب دیا تھا کہ تمہارے ملٹری ٹھکانوں پہ ہماری میزائل سیٹ ہیں پوری طرح سے. بہرحال ایران کی طاقتور فورس اپنی جگہ ویسے ہی کامیابی کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اور وہاں کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں اور آرمی چیف ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو دور گیا ہے، یعنی کہ جون کا کہیے یا وہ دور جو 12 روزہ جنگ کہی جائے جو اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہے، جس پہ اسرائیل کی مات ہوئی اور اسرائیل کو خاموش ہونا پڑا، یہ دیکھ کر کے کہ یہ تو بہت ہی خطرناک چیزیں لے کے سامنے آ گئے. وہ میزائلز جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہیں وہ سامنے نظر آئی ہیں. تو ایسے میں کہیں نہ کہیں کوششیں کی گئیں پہلے ان کو ختم کرنے کی، اندرونی حصوں میں بغاوت کرنے کی، پروٹیسٹرز کو پیسہ دے کر کے آگ لگانے کی، اور تمام چیزیں. 35 لوگ مارے گئے اس میں. اب ایران کا کہنا یہ ہے کہ اگر پروٹیسٹرز پر آپ نے کوئی سختی برتی تو امریکہ بھی سخت انداز میں ایران پر حملہ کر دے گا. اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات بن رہے ہیں اور کیا نہیں، اور یہ کس کے پروٹیسٹرز ہیں اور کیوں یہ کام کیا گیا ہے. یہ سب کچھ آئینے کی طرح شفاف ہو گیا. ایران کی یہ خاموشی، یا یوں کہا جائے کہ اگر اپنے دشمن کی طرف اگر آپ نگاہ کریے، میں دشمن یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نارمل ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی خاموشی سے دشمن کا چہرہ شفاف ہو جاتا ہے. یہ کہا ہے، بڑے بزرگوں نے کہا ہے. آج وہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے. انڈر گراؤنڈ بیس کی موومنٹ چالو ہو چکی ہیں، پوری طرح سے شروع ہو چکی ہیں. فل اسکیل ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں پوری طرح سے. وہیں امریکہ کا سخت بیان کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ خاموش تو آپ جب بیٹھیں گے جب کام شروع ہوگا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پہلا وار کس کی طرف سے اسٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایران کی تاریخ میں یہ چیز ہمیشہ سامنے رہی ہے کہ ایران نے ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے بات کی ہے. اس نے کبھی پہلا وار نہیں کیا. یہ تاریخ رقم کر دی ایران نے ہمیشہ سے. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اس کے پیچھے کیا گھٹنا کرم چل رہا ہے، کیا چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. امریکہ کا رول بھی بڑا عجیب و غریب ہے، بہت اہم ہو گیا ہے. یہاں پہ اسرائیل کا ساتھ وہ چھوڑ نہیں سکتے، ادھر عربز کے ساتھ پوری طرح سے ہیں، اور ساتھ میں وینزویلا میں یہ جو ڈیل ہوئی ہے، یہ یوں کہیے کہ جو ڈرامیٹک ایک سیاسی ڈرامہ رچا گیا وہ دنیا کے سامنے نظر آ گیا. اگر ایران کے اندر پروٹیسٹ کرنے والوں پر ظلم ہوا تو امریکہ خاموش نہیں بیٹھے گا. یعنی کہ امریکہ کو کہیں نہ کہیں ان پروٹیسٹرز کی حمایت میں کھڑا ہونا ضروری ہو گیا ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں یہ ہم سے بہتر آپ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ امریکہ پہلے ہی سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا ہے. اور یہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے، چاہے وہ قطر کی بات ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ کی بات ہو، چاہے وہ UAE کو لے کر کے بات ہوئی ہو، یا پھر یہ کہا جائے کہ غزہ کی بات کی جائے، یا فلسطین کی، یا ویسٹ بینک کی، آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے تو ایک طرح کا شیلٹر دیا ہے امریکہ نے پوری طرح سے اسرائیل کو. اور نیتنیاہو اسی کے شیلٹر میں پنپتی ہوئی ایک شاخ ہے جو اپنے آپ کو بہت مضبوط ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہے نہیں. بہرحال اور تمام چیزیں اگر غور کریے گا تو اسرائیل کو ڈر اس بات کا بھی ہے کہ اگر ایران کی بیلسٹک میزائلز ٹیکنالوجی مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. شاید یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے آنے والے وقت میں اگر یہ ساری چیزیں ہیں. تیسرا ایک بڑا مسئلہ سامنے آیا الشرح کا،
यानी कि सीरिया की तरफ अगर रुख करें तो वहाँ के भी हालात में कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि एक तरफ उनके लिए ये पूरी तरह से प्रोग्राम बनाया गया था कि या तो उनकी डेथ हो गई है, मार दिया गया है, या ज़ख्मी हो गए हैं। ये वही राष्ट्रपति हैं जो बशरुल असद को हटाने के बाद बिठा ले गए हैं। अब बशरुल असद की जो बात थी वो कल के न्यूज़ में शायद आपने भी सुना होगा कि खामेनाई, आयतुल्लाह खामेनाई के साथ जोड़ने की बात की गई थी, क्यों आयतुल्लाह खामेनाई भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है 20 लोगों के साथ, और वो जाके रशिया में बस जाएंगे, क्योंकि जो पिछला वक्त गया है उसमें बशरुल असद भी मॉस्को में जा पहुंचे थे, वहाँ जाके उन्होंने शरण ली थी, और इसी तरह से ये फिर तख्त पलट की बात और ये तमाम चीज़ों की बातें सामने आई। लेकिन वो सब दरकिनार हो के आज की जो स्पेशल खबर है वो स्पेशली यही है कि दोनों तरफ से आमने सामने तैयारी शुरू हो चुकी है। जंग और तबाही के बीच उम्मीद की एक किरण ये है कि शायद ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला से कुछ ऐसी चीज़ें, यानी कि खाना पीना और दवाइयाँ और तमाम ऐसी ज़िंदगी की ज़रूरतें वहाँ तक पहुँच जाए मिस्र के ज़रिए, और गाज़ा के लिए जो परेशानियों का सामने हो रहा था वो कुछ निकल के आए। आप एक चीज़ गौर करेंगे कि ईरान पर ही क्यों इतनी नज़र पैनी रखी जा रही है। सवाल है नाज़रीन आप सबके लिए, क्योंकि फ़िलिस्तीन के लिए, गाज़ा के लिए अगर कोई बोल रहा है तो वो ईरान है, और ईरान के लिए इसलिए नज़र सीधी नहीं है अमेरिका इजराइल की, क्योंकि कल की रिपोर्ट के मुताबिक, ताज़ा रिपोर्ट जो कल की थी उसके हिसाब से शाम तक की एक रिपोर्ट में आया था कि सऊदी अरबिया ने फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए खाना पीना और दवाएं और तमाम अशिया जो ज़रूरत ज़िंदगी से मुनहसर होते हैं उस पर लोग, वो सारी अशिया बेसिक नीड्स जो हैं वहाँ भेजी हैं, और एक 400 ट्रक का तकरीबन एक खासा सामान वहाँ भेजा गया है गाज़ा का। वो लोग बहुत खुशी में थे, और दूसरी बार ऐसा हुआ है कि वो लोग खुशी का इजहार कर रहे थे। बहरहाल, और दूसरा ये कि अब ईरान पे ही क्यों जिम्मेदारियां ये सारी आए दी, ऐसा नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, सारे लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन ईरान खड़ा हुआ था फ़लस्तीन के लोगों के लिए, मजलूमों के लिए, इसलिए बीच में कोई जो रोड़ा होता है अमेरिका और इजराइल को हमेशा बुरा लगता है। इसलिए जहाँ तक ये भी समझा जा रहा है कि उनको इसलिए भी कुछ नागवार गुजर रहा है, और ये पूरी बनी हुई प्लानिंग के साथ ये काम दिया जा रहा है। आखिरी तज्जिया बताता चलूँ कि आज की मिडिल ईस्ट की जो इस बार की जंग है उस पर अगर गौर करिए, बड़ी मतलब अजीब व गरीब, बेहद कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी आपको, कि मिलिट्री की मजदूरी, उधर ईरान की फोर्स तैयार, और बगावत के लिए जो लोग तैयार थे उनमें 35 लोग मारे गए हैं, उन पर भी अपना जब्त उनका तैयार है। अमेरिका की खुली चेतावनी और गाज़ा की इंसानी त्रासदी सब एक साथ में सामने नज़र आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये दायरा बड़ा होता जाएगा? जंग किसी के साथ भी हो, कोई हारे कोई जीते, ये तो मुल्क के निज़ाम होते हैं, लेकिन क्या इस जंग से इंसानी फ़ायदा होगा या नहीं, और ये दायरा इंसानी हल्के से बाहर जाएगा या अंदर रहेगा? इन तमाम मौज़ूआत पे फिर दोबारा एक बार हाजिर होऊंगा मैं, अली सरदार जाफरी, आपका मेज़बान। अगले एपिसोड के लिए इजाज़त दीजिए अली सरदार जाफरी को। खुदा हाफिज़, आदाब। RTV डिजिटल चैनल सब्सक्राइब करें।